हेलो बच्चों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं वन ऑफ द ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर दैट इज आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो देखते हैं बच्चों कि व्हाट वाज आसियान। तो सबसे पहले तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में आते हैं कंट्रीज लाइक म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो ये सारे कंट्रीज बनाते हैं क्या, द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो म्यांमार है दैट एक्चुअली बॉर्डर्स द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से इंडिया और आसियान का जो रिलेशनशिप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसका क्रूशियल एरिया है द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री। तो अब देखते हैं बच्चों की क्या रहा है द बैकग्राउंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इंडिया और जो आसियान कंट्रीज है उनका हिस्ट्री लगभग एक जैसा ही रहा है। सो दे हैड गॉन थ्रू दी colonial past। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16th और 17th सेंचुरी में when India was going through the colonial experience, उसी दौरान ही आसियान नेशंस were also facing the same issue। तो आप देख सकते हैं कि 1880s में these colonial countries like British, Dutch and the Spanish and even the French had actually divided the entire Southeast Asian nations और अपना अपना कंट्रोल उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था। इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान when all these Southeast nations were under the European colonial rule, उस दौरान जो है जापानीज इन्वेजन हुआ था इसी रीजन में। तो जरा सोचिए, ऑलरेडी दे वर कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज और उसके ऊपर से जापानीज ने भी इन रीजन्स के ऊपर इन्वेड कर दिया था। और कुछ दौरान जो है जापानीज इंपीरियलिज्म साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में देखने को मिलता है। सो दे वेंट थ्रू टू काइंड ऑफ कोलोनियलिज्म और टू काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म। और वजह यही थी, वजह वाज व्हाट, टिम्बर, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, जो कि इंडिया का भी वजह था व्हाई दीज कोलोनियल नेशंस वर ट्राइंग टू इन्वेड ओवर आवर कंट्री। तो उस वजह से यू कैन ओवर सी ओवर हियर, आई हैव मेंशन्ड हियर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस और नेशनल मूवमेंट्स हुए थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हुआ था या जो बहुत इंपॉर्टेंट एक वॉर हुआ था वो हुआ था 1950s में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो फ्रांस का कॉलोनी था वियतनाम। 1954 में यहाँ पे एक वॉर होता है और फ्रांस की मदद करने पहुंचता है यहाँ पे यूएसए एंड दिस वॉर हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर, द वियतनाम वॉर which happens in 1954। ये हमने पढ़ा है कोल्ड वॉर के चैप्टर में। तो अब हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर colonial एक्सपीरियंस उन्होंने ये डिसाइड किया, ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स व्हाट, वी आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स कॉमन पीस एंड सिक्योरिटी। कि इस कंट्री ये जो रीजन है, जितने भी कंट्रीज इस रीजन में आते हैं दे हैव टू कम टुगेदर एंड दे हैव टू कलेक्टिवली फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसी वजह से इन द ईयर ऑफ 1967 दे कम अप विथ व्हाट, आसियान। तो यहाँ पे जो है होता है थाईलैंड में बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन कॉल्ड एज दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। और यहाँ पे आते हैं कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, ये आते हैं साथ में और बनाते हैं दी आसियान ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद जो है और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसके पार्ट बनते हैं, जैसे कि ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, कंबोडिया। ये जो कंट्रीज हैं वो बाद में ज्वाइन करते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग मेंशन किया है। सो अगर सीयूईटी में आपसे पूछते हैं विच वर दी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान, तो वो केवल 4 हैं, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। अब हम देखते हैं क्या रहा है आसियान का ओरिजिनल एम। तो आसियान का ओरिजिनल एम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। तो याद रखिए कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो चाहते तो थे कि इकोनॉमिकली दे ग्रो अ लॉट, बट साथ ही साथ वो ये नहीं चाह रहे थे कि ये जो कंट्रीज हैं वो वेस्टर्नाइज हो जाए, इसलिए दे वांटेड टू कीप देयर कल्चरल एस्पेक्ट्स इंटैक्ट। ठीक है, अगर आप आज भी इन कंट्रीज को विजिट करेंगे तो यू विल सी दैट दे हैव देयर ओन कल्चर बट इकोनॉमिकली दे आर फार अहेड ऑफ अस। ऑलराइट, और उसके बाद जो है दे वांटेड टू फॉलो व्हाट, द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। यूनाइटेड नेशंस का अपना खुद का एक चार्टर है, चार्टर यानी कि समवॉट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस यूएन चार्टर। और क्या है ये प्रिंसिपल्स बच्चों? द प्रिंसिपल्स आर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये प्रिंसिपल के साथ जो है आसियान ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था इन विच ईयर, इन द ईयर ऑफ 1967।
अब इसके बाद बच्चों CUET हो सकता है कि आपसे एक लोगो पूछे और पूछे कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो यहाँ पे दिस इज द सिंबल और द लोगो ऑफ द आसियान नेशंस। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा एक सर्कल बना है। दिस सर्कल सिंबलाइजेस द फ्रेंडशिप एंड द सॉलिडारिटी व्हिच ऑल दीज फाउंडिंग मेंबर्स हैव टुवर्ड्स ईच अदर। और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रोक्स है, ये जो स्ट्रोक्स हैं ये है पैडी स्टॉक्स। कितने हैं? 10 पैडी स्टॉक्स हैं। 10 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है 10 मेंबर्स। और पैडी क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि बच्चों पैडी जो है दिस इज ग्रोन एज वन ऑफ द क्रॉप्स इन ऑल दीज साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे एक क्रॉप ग्रो होती है और ये यहाँ का जो है स्टेपल डाइट है। पैडी यानी कि जो राइस है, राइस बेस्ड फूड यहाँ पे मैक्सिमम खाया जाता है। तो उसी वजह से 10 पैडी स्टॉक्स जो है इस आसियान कंट्री का सिंबल है। एंड द सर्कल सिंबलाइजेस व्हाट? फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी अमंग ऑल द मेंबर्स। अब हम देखेंगे बच्चों आगे, there is something called as the ASEAN way। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे थोड़ा सा यूनिक है the ASEAN nation, the ASEAN organization। Why? Because it is informal, non-confrontationist and what? Cooperative। Informal क्यों बच्चों? क्योंकि इसका कोई भी हेडक्वार्टर्स नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो क्योंकि इनका कोई भी हेडक्वार्टर्स नहीं है, दिस becomes what? An informal organization। और ये नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट क्यों है? और अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे we can link the second point to this कि that they respect what? National sovereignty। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, बट दिस इज नॉट लाइक अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन को। क्यों? क्योंकि उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो जितने भी वो पॉलिसीज बनाते हैं दैट पॉलिसीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल द यूरोपियन नेशंस। बट ऐसा नहीं होता है आसियान कंट्रीज में। ये लोग आते हैं इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के लिए, बट सारे कंट्रीज के अपने खुद के पॉलिसीज हैं, अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंट्रोल है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि क्या? यानी कि नेशनल सॉवरेनिटी को हर पार्टी मेंबर्स रिस्पेक्ट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? द यूनिक वे और द आसियान वे। अब आते हैं बच्चों कि कुछ जो है पिलर्स बनाए गए थे, इस ऑर्गेनाइजेशन से बनाए थे 2003 में। तो देखिए कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके कुछ बेसिक पिलर होंगे एंड द बेसिक पिलर वुड बी व्हाट? कि that they are going to talk about what? Security। they are going to make what? An economic community and they are going to work towards the socio-cultural progress of each and every citizen of that particular organization। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए 1994 में ही आ गया था द आसियान रीजनल फोरम यानी कि ARF। ये मेरे ही नोट्स है जो मैंने यहाँ पे लिंक किए हुए। दिस इज बेसिकली व्हाट? ARF 1994 में ही आ गया था। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी क्यों चाहिए बच्चों? तो आपने मैप में देखा होगा कि ऑल दीज कंट्रीज वर वेरी मच इंटैक्ट, मतलब इनके जो बॉर्डर्स हैं एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं ये कंट्रीज। तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होना इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। तो ताकि वो इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व कर सके थ्रू नेगोशिएशंस, इसी वजह से दे ब्रॉट इन द आसियान रीजनल फोरम। और इसके बाद आता है इकोनॉमिक कम्युनिटी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट यानी कि क्या? कि आपके पास जो है सेम लेवल ऑफ टैक्स रेजीम आप फॉलो कर रहे हैं। आई विल कम टू दिस जब मैं आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड है प्रोडक्शन विद इन दी आसियान स्टेट्स। तो आज जो है इंडिया किस चीज पे फोकस कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो वैसे ही 1990s में ही आसियान कंट्रीज ने ये सोच लिया था दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम थिंग्स विद इन द आसियान स्टेट्स इटसेल्फ। और जिस तरीके से उन्होंने अपना एक रीजनल फोरम बनाया था फॉर द सिक्योरिटी कम्युनिटी, वैसे ही फोरम उन्होंने बनाया है फॉर द इकोनॉमिक एज वेल टू व्हाट? टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। और फाइनली आता है यहाँ पे द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो कॉमन मार्केट और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इट इज लिंक्ड। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है बच्चों? FTA में देयर आर सर्टेन टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस। तो कंट्रीज जो है एक साथ आती हैं और वो कोशिश करती हैं दैट देयर विल बी सर्टेन प्रोडक्ट्स, जैसे कि ABC अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लूं तो दोनों कंट्रीज कोशिश ये करेंगी कि इन
प्रोडक्ट्स का जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस कर सके, और इस तरीके से दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ टू कंट्रीज टुगेदर एंड फॉर्मिंग व्हाट, फॉर्मिंग अ कॉमन मार्केट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो ये कॉमन मार्केट का जो है ये कोशिश कर रहे थे कि जितने भी ये जो मेंबर्स है आसियान के, दे आर एबल टू अचीव दैट। और उसके अलावा जो है एनसीईआरटी में आसियान विजन 2020 दिया है। आई वुड लाइक यू टू रीड इट वंस, बट अभी 2025 में विजन 2020 का कोई भी रोल नहीं है, सो यू कैन स्किप दिस एज वेल। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं फैक्ट्स में मैंने एक और चीज मेंशन किया है कि सिंस दिस इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो चेयर है वो रोटेशनल बेसिस पे हर साल अपॉइंट होता है। तो इस साल जो है प्रेजेंट चेयर जो है आसियान का वो है मलेशिया। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर साल जो है एक नया चेयर अपॉइंट होता है, एंड इस साल कौन है, मलेशिया। मैंने आपको बताया है कि देयर आर बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन द आसियान नेशंस। अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैं चाह रही थी कि आपको मैं कुछ एरियाज बताऊं जहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिसका नाम है परासिल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड और है स्कारबरो शोल। ये आपको याद नहीं करना है, बट हो सकता है कि आपको ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाए बच्चों, ठीक है। तो ये वो आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन द आसियान स्टेट्स। और आसियान स्टेट्स का बच्चों एक और बहुत अच्छी बात यह है कि चाइना का यहाँ पे प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा है। ये कौन सा रीजन है, दिस रीजन इज द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में जो है चाइना इज नाउ बिकमिंग मोर असर्टिव। तो आसियान क्या करता है, आसियान गिव्स पावर टू ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस टू कम टुगेदर एंड बिकम अ पावरफुल फोर्स अगेंस्ट चाइना। बिकॉज चाइना क्या कर रहा है, चाइना विद द 9 डैश लाइन, ये चाइना ने एक लाइन बनाई है भाई, अपने आप से ही बना दी उन्होंने एक लाइन, और बोला कि ये जितने भी कंट्री, जितने भी आइलैंड्स इसमें आते हैं वो हमारे हैं। बट आसियान कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, वी हैव द सोवरेन राइट ओवर आवर ओन टेरिटरी। तो एज आसियान दे आर एबल टू कंट्रोल एंड दे आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट द राइज ऑफ चाइना इन दी साउथ चाइना सी। अब आते हैं बच्चों फाइनली कि इंडिया और आसियान का किस तरह का रिलेशनशिप है। तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के दौरान हम लेके आए थे द लुक ईस्ट पॉलिसी which was in the 1990s, और आज हम कोशिश कर रहे हैं that we are able to actively engage with the ASEAN countries because 1990s में इनको दर्जा दिया गया था एशियन टाइगर्स का, because they economically काफी ज्यादा exponentially they were growing। तो इस वजह से the present government is working on what, the Act East policy। और Act East policy के within we were able to bring in what, a comprehensive strategic partnership in areas like economy, security and infrastructure। इन सभी चीजों में we are trying to actively engage with the ASEAN countries। और उसके अलावा मलेशिया ने इस बार का थीम रखा है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगेन GAT के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि इस बार का जो थीम है वो है क्या है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और 2010 में ही इंडिया जो है FTA पार्टनर यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का पार्टनर बन चुका था आसियान नेशंस के साथ। और कल्चरली भी वी आर वेरी वेल इंटैक्ट विद ईच अदर बिकॉज बुद्धिज्म स्टार्टेड इन इंडिया बट इट इज क्वाइट पॉपुलर इन दीज आसियान नेशंस। और अगेन कॉलोनियल पास्ट की वजह से भी वी हैव एन इंटरलिंक्ड हिस्ट्री विथ वन अनदर। और उसके बाद हिस्टोरिकली भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं आसियान नेशंस के बाद। तो हमारा जो पहला रिपब्लिक डे परेड था उसके जो चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट सुकर्नो, वो थे इंडोनेशिया के। और इस बार भी जो हमारे 2025 के जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो भी इंडोनेशिया के ही रहे। सो एवरी ईयर और इन एवरी डेकेड और विद एवरी गवर्नमेंट वी ऑलवेज हैड अ वेरी गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद आसियान। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, वन ऑफ द ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर दैट इज द आसियान।